देखिए, जब हम किसी भी कॉर्पोरेट जॉब में जाते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। उनमें से वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट अकाउंट्स रिसीवेबल, एआर। अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब होता है वो सारी पार्टीज, वो सारे अकाउंट्स जिनसे आपको पैसे लेने हैं। आपने उनको कोई सप्लाई की, गुड्स या सर्विसेज की, और आपको उस सप्लाई के अगेंस्ट में पैसे लेने हैं, और इन पार्टीज के साथ लगातार ट्रांजैक्शन आपके चलते रहते हैं, तो उस केस में आपको इनका हिसाब किताब प्रॉपर वे में अपनी बुक्स में मेंटेन करना होता है। और लगातार इनके साथ बिल एडजस्टमेंट चलते रहते हैं। लगातार आप सेल बिल बना रहे हो, सेल बिल के बाद कई बार सेल बिल के अगेंस्ट में डेबिट क्रेडिट नोट एडजस्टमेंट में डाल रहे हो, कई बार एडवांसेस आ रहे हैं, कई बार आपने पार्टी को डिस्काउंट दे रहे हो, कई कई बार कोई पार्टियाँ आपका पैसा खा जा रही है, बैड डेब्ट्स में डाल रहे हो, कई बार वो बैड डेब्ट्स आकर वापस से रिकवर हो रहा है। तो कई तरीके की ऐसी ट्रांज़ैक्शंस होती है, जो अकाउंट रिसीवेबल यानी सन्ड्री डेटर्स के साथ होती रहती है। उन पार्टियों के साथ होती रहती है, जो पार्टियों के साथ हम लगातार ट्रेड करते हैं। ये हमारे कस्टमर होते हैं। कौन होते हैं? कस्टमर होते हैं। ये हमारी एसेट होती है। हम इन्हें अपनी एसेट मानते हैं कि हमें इनसे पैसे लेने हैं। लेकिन कई बार कई सारी पार्टियाँ आपको एडवांस भी देके बैठी होती है सप्लाई के अगेंस्ट में। उस केस में वो आपकी लायबिलिटी भी होती है कि आपने उनको सप्लाई देना है। तो इस वीडियो में मैं आपको अकाउंट रिसीवेबल से संबंधित सारी एंट्रीज और उन एंट्रीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे, बैलेंस शीट को कैसे प्रभावित करेगी, ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे प्रभावित करेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे प्रभावित करेगी, उसको बताऊंगा। और साथ ही साथ में प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कि भाई कौन सी एंट्री कब होती है, उस पर हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। लेकिन इसका सेकंड फेज भी होगा कि जो काम आज हम देखने वाले हैं, उसका प्रैक्टिकल पार्ट सॉफ्टवेयर पे भी होता है, और सॉफ्टवेयर पे फिर बिल रेफरेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, बिल वाइज ट्रांजेक्शन करने पड़ते हैं। सॉफ्टवेयर कई तरीके की रिपोर्ट जनरेट करता है, उसका हम नेक्स्ट फेज में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको अगर अकाउंट रिसीवेबल और पेएबल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है अकाउंटिंग फील्ड में, उससे संबंधित कोर्स करना है, तो ये कोर्स आप परचेज करिए कॉमर्स हब की एप्लीकेशन डाउनलोड करके। अकाउंट रिसीवेबल, ARNAP, फ्रॉम इनवॉइस टू पेमेंट और रिसिप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स, बहुत प्रैक्टिकल कोर्स, जिसमें आपको अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल से रिलेटेड हर तरीके की वीडियोस मिलेगी, जो आप रेगुलर बेसिस पर सीख सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं, और अपनी जॉब प्रोफाइल को अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास की वेरी पहली ट्रांजैक्शन। जिसमें हम डिस्कस करेंगे वो होता है, देखिए, इन हमारे साथ इसका संबंध कब बनता है, जब हम इनको कोई भी सेल करते हैं। किस पर? क्रेडिट पर। उधार में आपने कुछ भी बेचा, तो आपकी बुक में वो पार्टी का अकाउंट ओपन हो जाता है। जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अच्छा, ये सेल्स ऑन क्रेडिट की बात कर रहा हूँ, तो ये गुड्स भी हो सकता है और सर्विस भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं सेग्रीगेट नहीं करने वाला कि भाई गुड्स है, सर्विस है। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, तब भी आपकी बुक्स में अकाउंट रिसीवेबल की भूमिका हो सकती है। अगर आप गुड्स के सप्लायर हो, तब भी आपकी बुक्स में अकाउंट रिसीवेबल की भूमिका हो सकती है। तो उस केस में देखिए, सेल्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो उधार में जब आप कोई चीज बेचते हो, तो आप उस व्यक्ति के अकाउंट को क्या करते हो? डेबिट करते हो। तो उस केस में आप उसका अकाउंट अपनी बुक में खोलते हो, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। जैसे मैं नाम नहीं ले रहा हूं, यहाँ पर मैं कॉमन एंट्री कर रहा हूं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट टू सेल्स। अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो सेल्स वर्ड यूज करते हो, और सर्विसेज दे रहे हो तो जो भी सर्विस दी है वो सर्विस इनकम का अकाउंट आप यहाँ पर क्रेडिट कर देते हो। ये एंट्री होती है आपकी। जैसे 50,000 रुपए से मैंने किसी को कुछ बेचा। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, तो आप इसके साथ जीएसटी वगैरह ले सकते हैं। हालांकि उस ट्रांजेक्शन पे मैं बाद में आऊंगा, अभी मैं सिंपल तरीके से शुरुआत कर रहा हूँ। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन, जब आप अपनी बुक्स में एआर अकाउंट ओपन करते हैं, उस पार्टी का अकाउंट ओपन करते हैं। अब आपने कभी सोचा कि ये एंट्री आप जो कर रहे हो, ये एंट्री आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रभावित करेगी? सीधे सीधे आप समझ लीजिए, जैसे ही आपने ये अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया इस एंट्री में, आपकी बैलेंस शीट में दो तरीके की एसेट होती है। एक होती है फिक्स्ड एसेट्स, जिसकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पर मेंटेन करते हो, और एक होती है करंट एसेट।
देखिए मैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बना रहा हूँ, ये वर्टिकल में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सोर्सेज एंड एप्लीकेशन के रूप में। तो करंट असेट में मेरा वो एआर जाके वहाँ पर खड़ा हो जाता है 50,000 रुपए से। यानी ऐसे केस में आप समझ सकते हैं, जो आप ये ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो, आपकी एसेट बढ़ रही है। आप उस पार्टी को अपनी क्या मानने लग जाते हो? एसेट मानने लग जाते हो। तो इसका पहला इफ़ेक्ट कहाँ आता है? बैलेंस शीट में आता है, जहाँ पर आपकी एसेट बढ़ जाती है, तो बैलेंस शीट में मैं लिख देता हूँ सीए, प्लस हो जाती है। दूसरा इफेक्ट आपका कहाँ जाता है? जब आप सेल्स या सर्विस दिखाते हो, ये आपके टर्नओवर को बढ़ाते हैं, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये बाई साइड में आ जाते हैं, बाई सेल्स या बाई सर्विस इनकम। ध्यान देना। तो ये आपकी ऑपरेशनल इनकम है, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आपकी इनकम में जाके जुड़ जाती है, याद रखिएगा। इनकम प्लस हो जाती है, आपके टर्नओवर को इंक्रीज करती है। सो जो वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन होता है किसी पार्टी के साथ, क्रेडिट में हमने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की, वो आपको किस तरीके से प्रभाव डालता है? वो आपकी करंट असेट को बढ़ाता है और वो आपके टर्नओवर को इंक्रीज करता है। अभी मैं टैक्स के मामले में नहीं आ रहा हूँ, आगे डिस्कस करेंगे उसमें। दूसरा, अब क्या होता है, कई बार वो कस्टमर जो है, आपको बेचा गया जो गुड्स होता है, सेल्स रिटर्न कर देते हैं, आपको वापस लौटा देते हैं। इन टर्म्स एंड कंडीशंस में आपने उसको सेल किया था कि वो आपको वापस लौटा दे। तो अगर किसी भी वजह से उसने कस्टमर ने रिटर्न्स किया है गुड्स या ठीक है, सर्विसेज की डेफिशिएंसी की वजह से भी आप ये एंट्री पास कर सकते हो। तो उस केस में हम लोग बेसिकली क्या एंट्री करते हैं, सेल्स रिटर्न के केस में ये जो एंट्री हमने की है रिवर्स हो जाती है। तो सेल्स अकाउंट या सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका डेबिट हो जाता है और टू अकाउंट रिसीवेबल हो जाता है। मैं एआर वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, कस्टमर अकाउंट। मान लो 25,000 रुपए की यहाँ पर सेल्स रिटर्न की, तो हमने जैसे मान लो ये एंट्री 25,000 रुपए से की, क्या प्रभाव डालेगी? ये आपके टर्नओवर में से ये माइनस हो जाती है 25,000। यानी ट्रेडिंग अकाउंट में इसका प्रभाव पड़ता है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपके इनकम को क्या करती है? घटाती है, राइट। दूसरा इफेक्ट क्या होता है, आपकी जो करंट असेट है उसमें से भी ये माइनस हो जाता है 25,000 रुपए, क्योंकि ये रिवर्स एंट्री आप कर रहे हो, जिससे आपकी एसेट भी कम हो जाती है। तो ये क्या करता है, ये आपकी बैलेंस शीट में जो करंट असेट आपने दिखाई थी पहली एंट्री में सेल्स के वक्त, वो रिवर्स होती है, और ट्रेडिंग अकाउंट में जो आपने इनकम दिखाई है उसको रिवर्स करती है एंट्री, जब आप सेल रिटर्न की एंट्री पास करते हो। और अगर गुड्स का मामला है, तो आप ये भी मान के चलिए कि जो इन्वेंट्री आपकी पहली एंट्री में कम हुई थी सेल करते वक्त, स्टॉक जो कम हुआ था, वो स्टॉक वापस आके आपका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसका दूसरा जो प्रभाव पड़ता है, वो स्टॉक पे भी पड़ता है कि आपका स्टॉक मूवमेंट भी हो रहा है। तो पहली एंट्री से स्टॉक आउट हुआ, दूसरी एंट्री से वापस आपका स्टॉक इन हो जाता है। याद रखिए। नाउ द थर्ड नंबर, सेल्स डिस्काउंट अलाउड। अब देखिए, डिस्काउंट 2 प्रकार के होते हैं, आप सबको मैं बता दूँ। पहला ट्रेड डिस्काउंट होता है, जो आप इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ सप्लाई देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट की आप सबको पता ही है कि कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं की जाती है, एंट्री नहीं की जाती है, हम उसकी वैल्यू को डायरेक्टली लेस करके एंट्री चढ़ा देते हैं। जैसे ये 50,000 रुपए का माल 55 का था एक्चुअल में, 5,000 का आपको आपने सामने वाली पार्टी को क्या दिया? ट्रेड डिस्काउंट। तो आपने डायरेक्ट 50,000 से एंट्री की, तो आपने बुक्स में उसको रिकॉर्ड नहीं किया। ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ सेल्स को प्रमोट करने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए, हमारे टर्नओवर को बूस्ट अप देने के लिए दिया जाता है या लिया जाता है। ना तो ये सप्लायर के लिए कोई नुकसान है, ना रेसिपिएंट के लिए कोई फ़ायदा है। ये सिर्फ़ एक ऐसा ट्रेंड है जो मार्केट में फैला हुआ है। हम इंडियंस डिस्काउंट ज़रूर माँगते हैं कहीं पर भी जाते हैं, और जब हमें कोई डिस्काउंट दे देता है तो हमें बड़ी खुशी होती है। समझ रहे हैं? हमें खुशी होती है और हम उससे चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन जब कोई रिजिड तरीके से बिज़नेस कर रहा होता है और वो बोलता है नो डिस्काउंट, तो आपको बड़ा गुस्सा आता है। आप बोलते हो तो अकेला ही है क्या? आगे से नहीं आऊँगा इस दुकान। तो ये एक मार्केट स्ट्रेटजी है, जहाँ पर सेल्स को प्रमोट करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट लिया दिया जाता है। तो उसको हम अपनी बुक्स में कभी भी नहीं रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा सेल्स डिस्काउंट अलाउड, और यहाँ पर मैं एक आगे वर्ड लिख दूँ अर्ली पेमेंट, कि आपको जल्दी से पैसे की रिकवरी करनी है, यानी इसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। दूसरी प्रकार का डिस्काउंट क्या होता है? दूसरी प्रकार का डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को ज़रूर रिकॉर्ड में लिया जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जल्दी पैसा वसूली करने के लिए सामने वाली पार्टी को डिस्काउंट दे देते हैं आफ्टर सेल, पोस्ट सेल
पोस्ट सप्लाई, वो कैश डिस्काउंट होता है और कैश डिस्काउंट जेन्युइनली आपके लिए नुकसान और सामने वाले के लिए फायदा है। तो ऐसे केस में आप देखिए इस ट्रांजेक्शन में जैसे मान लो यहाँ पर 2000 रुपए का डिस्काउंट दिया, ठीक है? तो एंट्री क्या करोगे आप उस केस में? जब आप यहाँ पर डिस्काउंट देते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? तो इस केस में आपका डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाता है। कैश डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ। और जिस पार्टी को आपने डिस्काउंट दिया, उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। जैसे मान लो ये 2000 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया। साथ में अगर पैसा आया है तो कैश या बैंक अकाउंट भी आपका साथ में डेबिट हो। अब ये जो मामला है, ये अगर आप सेपरेटली ये एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये आप क्रेडिट नोट में एंट्री कर सकते हो, लेकिन ये कमर्शियल या फाइनेंशियल क्रेडिट नोट है। इसमें याद रखिएगा डिस्काउंट आपका और उस पार्टी के आपस का मामला है। इसमें जीएसटी या कोई वेट वगैरह का मामला है तो रिवर्स नहीं होता है। तो कई बार क्या होता है हम बेचते वक़्त साथ में आउटपुट जीएसटी के लेजर्स को ऐड करते हैं सेल के साथ। तो स यहाँ पर डिस्काउंट के वक़्त वो वापस डेबिट नहीं होते। गवर्नमेंट उस केस में हमें ये बोलती है कि आप दोनों पार्टियों का आपस का मामला है, ये सप्लाई से लिंक्ड इवेंट नहीं है। ये तो आपको जल्दी रिकवरी करनी थी तो आपने डिस्काउंट दे दिया। तो उस केस में आप जीएसटी की लायबिलिटी को रिवर्स नहीं कर सकते, याद रखिएगा। तो ये जो एंट्री है ये कहाँ प्रभाव डालेगी ये भी बता दूँ, कि यहाँ पर क्या हो रहा है जो आपका अकाउंट रिसीवेबल है यानी बैलेंस शीट में ये था, ये आपका करंट असेट में ये वहाँ से लेस हो जाता है। यानी आपने उसका 2000 से अकाउंट क्या किया? माइनस किया। ये यहाँ पर माइनस होता है डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ और सेल्स रिटर्न भी माइनस हुआ था, ठीक है? तो ये डिस्काउंट आपका 2000 रुपए से यहाँ पर माइनस होता हो जाता है, याद रखिएगा। दूसरा इस इफ़ेक्ट कहाँ आता है? दूसरा इफ़ेक्ट आपका सेल्स पे प्रभाव नहीं डालेगा क्योंकि ये सेल्स से लिंक्ड इवेंट नहीं है। सेल तो हो चुकी थी। तो इस केस में ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है और हम लोग इसको यहाँ पर दिखाते हैं, पीएनएल में। ये 2000 रुपए हमने पीएनएल में खर्चे में दिखा दिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझे इजाज़त देता है कि अगर मैं फास्ट या अर्ली रिकवरी करने के लिए किसी पार्टी को डिस्काउंट दूँ, तो मैं उसे अपना खर्चा दिखा सकूँ। तो ये अलाउड एक्सपेंस है एज़ पर द इनकम टैक्स लॉ, याद रखिएगा। तो ऐसे केस में आप इसको कहाँ दिखाते हैं डिस्काउंट को? पीएनएल में दिखाते हैं और आप इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में दिखाते हैं, एक्सपेंस साइड में दिखाते हैं। गॉट इट? चौथा ट्रांज़ैक्शन, जब आपको कस्टमर से कैश रिसीव होता है, जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, वो पार्टी से जिसको आपने उधार में सेल किया। अब ऑब्वियस सी बात है वो आगे जाके आपको पेमेंट करेगी। तब आप उस केस में क्या करते हैं? उस केस में जैसे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं। अब कोई मुझसे ये सवाल भी करता है कि सर कैश कितना ले सकते हैं? सिंगल बिल के अगेंस्ट में आप 2 लाख रुपए जितना कैश ले सकते हो किसी भी पार्टी से। ऐसा नहीं है कि भारत में अब धीरे-धीरे कैश लेन-देन कम हो रहे हैं तो आप अपने बिज़नेस में कैश नहीं ले सकते। ले सकते हो, लेकिन एक बिल की मैक्सिमम लिमिट है कितनी? 2 लाख। सिंगल बिल के अगेंस्ट में आप 2 लाख रुपए जितना कैश ले सकते हो। कैश लीजिए बैंक अकाउंट में जमा कराइए, सीधी-सी बात है। इसलिए मैंने कैश या बैंक लिखा है यहाँ पर। और टू अकाउंट रिसीवेबल, जब पार्टी आपको पैसा देती है तो आप ये एंट्री करते हैं। मान लो यहाँ पर पार्टी ने आपको 10,000 रुपए दिए, तो आप कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू अकाउंट रिसीवेबल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी बैलेंस शीट में जो आपका अकाउंट रिसीवेबल है, जो कि करंट असेट में दिख रहा है, वो माइनस हो जाता है क्योंकि पैसा आ रहा है। उसका अकाउंट धीरे-धीरे क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है? जैसे आपने इसने आपको पैसा दिया, तो ये अकाउंट उसी के अकाउंट में से ये पैसा माइनस होता हुआ जा रहा है। जिन अकाउंट के साथ आपका लेना-देना चल रहा है, उन्हीं को तो हम अकाउंट रिसीवेबल और पेएबल कहते हैं। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल डेटर हमारे कस्टमर और अकाउंट पेएबल कौन होते हैं? सप्लायर, वेंडर्स जिनसे हमने कुछ लिया है और हमें उनको पे करना है। जस्ट रिवर्स पोजीशन होती है उनके साथ, हमारे परचेज़ के ट्रांज़ैक्शंस होते हैं। अकाउंट रिसीवेबल के साथ सेल के ट्रांज़ैक्शन होते हैं, अकाउंट पेएबल के साथ परचेज़ के ट्रांज़ैक्शन होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट धीरे-धीरे कम हो रही है, लेकिन दूसरी एसेट बढ़ रही है आपकी। यहाँ पर कैश या बैंक में पैसा आया तो एक करंट एसेट कम हुई, दूसरी करंट एसेट आपकी बढ़ रही है। यानी यहाँ पर आपका ये अकाउंट रिसीवेबल तो माइनस हो रहा है, लेकिन एक करंट एसेट और होगी आपकी, जैसे यहाँ पर बैंक, वो आपका यहाँ 10,000 से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या ऐसा मुमकिन है सर? अकाउंट इक्वेशन के रूल ये कहते हैं कि अगर कोई एक एसेट कम हो रही है, दूसरी एसेट बढ़ सकती है, डेफिनिटली बढ़ सकती है।
ध्यान देना। ये कतई ज़रूरी नहीं है कि एक एसेट कम हो रही है तो दूसरी तरफ कोई लायबिलिटी कम हो, दूसरी तरफ कोई एसेट बढ़ भी सकती है। तो यहाँ पर एक करंट एसेट कम हुई, दूसरी बढ़ी। अगर कभी कोई एडवांस मिलता है आपको किसी पार्टी से, जैसे एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर का मतलब एआर। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर हमें किसी सप्लाई के अगेंस्ट में एडवांस दे, डिमांड ज़्यादा है, आपको एडवांस, आप एडवांस कॉन्सेप्ट में ऑर्डर बुक करते हैं, आपको एडवांस मिला उस केस में। तो उस केस में क्या होता है, हम उस कस्टमर का अकाउंट डेबिट कर देते हैं। सॉरी, एडवांस मिला है तब भी यही एंट्री होगी। कैश या बैंक अकाउंट हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। मान लो इसने आपको किसी बिल के अगेंस्ट में 50,000 का एडवांस दिया और टू एआर कर देते हैं। और इसमें बिल रेफरेंस की बहुत बड़ी भूमिका होती है जब आप सॉफ्टवेयर में बिलिंग करते हैं, कि आप इसमें बिल रेफरेंस क्या ले लेते हैं, एडवांस ले लेते हैं। इस ट्रांजेक्शन का बिल रेफरेंस क्या होगा, एडवांस नेचर होगा, ध्यान देना। ठीक है, जबकि ये ऊपर जो ट्रांजेक्शन किया इसका बिल रेफरेंस क्या होता है, अगेंस्ट रेफरेंस होता है। ये किसी बिल के अगेंस्ट में आपको पेमेंट रिसीव हुआ है, जबकि ये एडवांस पेमेंट रिसीव हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे केस में देखिए यहाँ पर ये सेम टू सेम एंट्री हो रही है। एक तरफ बैलेंस शीट में आपकी करंट असेट में माइनस हो रहा है और एक तरफ आपकी बैलेंस शीट में करंट असेट क्या हो रही है, प्लस हो रही है। कैश या बैंक बढ़ेगा और ये माइनस होगा। लेकिन एक सवाल है इसमें, माना कि कोई पार्टी ऐसी है जिससे आपका पहला ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसका अभी तक अकाउंट नहीं ओपन हो रखा है आपकी बुक्स में और उसने आपको एडवांस भिजवाया। तो इसका मतलब तो ये हो रहा है कि आप जब उसका अकाउंट खोलोगे और सन्डी डेटर या अकाउंट रिसीवेबल उसका ग्रुप डालोगे, तो ये जब बैलेंस शीट में तो ये माइनस में दिखेगा उसका अकाउंट यहाँ पर, करंट असेट में। मैंने कहा बिल्कुल दिखेगा। माइनस का मतलब हो गया जब कोई करंट असेट मेरी माइनस में दिख रही है, मतलब मेरी असेट नहीं रही है, वो क्या है, लायबिलिटी है। तो अगर ये नेगेटिव फिगर इंपैक्ट दिखा रहा है मतलब वो लायबिलिटी है, हमें एडवांस में मिल गया वो पैसा। तो उसको माइनस में दिख रहा है तो दिखने दो, क्योंकि आगे जाके आप उसको सप्लाई करने वाले हो। तो जब सप्लाई करोगे तो वो क्रॉस हो जाएगा अमाउंट आपका। तो ये मुमकिन है कि आपकी ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आंकड़े दिख रहे हैं वो माइनस में या नेगेटिव दिख सकते हैं। ये मुमकिन है, ऐसी कई सारी परिस्थितियां बनती हैं जहां पर वो नेगेटिव हो सकते हैं। तो ये जो एडवांस आपको मिल रहा है, इस वजह से आपका अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट नेगेटिव शो कर सकता है बैलेंस शीट में। आप किसी बैलेंस शीट को देखकर ये नहीं जज कर सकते कि सर इसमें करंट असेट ये माइनस में दिख रही है तो गलत है। वो परिस्थितियां हो सकती है जब वो माइनस में हो। ऑलराइट, अगला इंपैक्ट यानी अगली एंट्री हम लोग देखने वाले हैं, राइट ऑफ एज बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स नाम सुना है? पैसा डूब गया साहब, कोई पार्टी से आप पैसे मांग रहे थे, उसने आपको पैसे देने से मना कर दिया। तो अब मना कर दिया, अब आप उसको कब तक खड़ा रखोगे अपनी बुक्स में? आप उसे बैड डेब्ट्स डिक्लेयर कर देते, डूबत। मान लो आप किसी से 5,000 मांग रहे थे और उसने मना कर दिया देने से, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू अकाउंट रिसीवेबल, ये एंट्री होगी। अब बैलेंस शीट में वो अकाउंट रिसीवेबल जो करंट असेट में दिख रहा था, आप उसमें से ये माइनस कर दोगे अमाउंट। और बैड डेब्ट्स को आप अपना खर्चा मानते हुए पीएनएल में ले जाओगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाके खड़ा कर दोगे कि सर इनकम टैक्स को बोलोगे आप कि ये मेरा क्या है, खर्चा है, ये यहाँ पर आता है बैड डेब्ट्स, याद रखिएगा। ठीक है, बीडी। अब सवाल एक और आता है कि अगर मैं बैड डेब्ट्स को पीएनएल में लेके जा रहा हूँ, तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझे उसे अलाउड एक्सपेंस है, जब मैं मेरा मेरा इनकम टैक्स रिटर्न भरूंगा और मैं अपनी जेन्युइन इनकम और एक्सपेंस के आधार पे अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करूंगा, तो क्या ये आपका अलाउड एक्सपेंस है? डेफिनेटली अलाउड एक्सपेंस, क्योंकि ये ट्रेड रिलेशन की वजह से आपको अराइज हुआ है। आपने किसी पार्टी को उधार में बेचा था साहब, तो देखिए जब आपने उसको उधार में बेचा होगा, तो वो सेल तो आपकी टर्नओवर का पार्ट बनी होगी, यानी इनकम में जाके जुड़ गई होगी। अब वो इनकम ही तो नहीं मिली आपको, तो अगर इनकम नहीं मिली तो मैं इनकम में से माइनस करूंगा ना इसको। तो इसीलिए जब हमारी इनकम में जुड़ी हुई है, यहाँ पर हमारे टर्नओवर में जुड़ी हुई है, तो हम इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ट्रीट करेंगे और हम उसको वापस से लेस करेंगे, ताकि हमारी नेट प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कम आए और हमें कम टैक्स देना पड़े अगर कोई टैक्स बन रहा है। तो ये डेफिनेटली अलाउड एक्सपेंस है। लेकिन कोई फाइनेंशियल बैड डेब्ट्स हुए आप, जैसे आपने किसी को लोन दिया था 1 लाख रुपए का, जबकि आपका धंधा कुछ और है,
मान लो आज आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हो, आपका बिजनेस है बच्चों को पढ़ाने का, और आपने किसी को 1 लाख रुपए एडवांस दे रखा है। मान लो आपकी कोई फैकल्टी थी जो एडवांस ले गई आपसे 1 लाख रुपए, और कल को जाके उसने मना कर दिया 1 लाख रुपए आपको देने से। अब आपने बोला कि यार मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपके मैंने पूछा क्यों? बोले क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं आया 1 लाख तो मैं तो मेरा 1 लाख से प्रॉफ़िट कम कर दूँगा, बैड डेब्ट्स दिखा दूँगा। भैया नहीं कर सकते। फाइनेंशियल बैड डेब्ट्स को आप अपना लॉस नहीं दिखा सकते, डिसअलाउड है इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से। क्योंकि जब आपने उसको एडवांस दिया होगा, आप समझना, तो वो एडवांस आपने लोन्स एंड एडवांसेस में डाल दिया। अब वो बिज़नेस की ऑपरेशनल एक्टिविटी का तो पार्ट नहीं है। वो तो एक तरह से फाइनेंशियल एक्टिविटी हो गई। ये एडवांस लेने-देने का काम आपका बिज़नेस का है भी नहीं। हाँ, बैंकों को या फाइनेंस कंपनियों को अगर ऐसा लॉस हो तो वो अपना पी&एल में डाल सकते हैं, आप नहीं डाल सकते। इनकम टैक्स के नियम भी साथ-साथ में बता रहा हूँ आपको मैं। तो ऐसे केस में वो लॉस आप नहीं दिखा सकते, तो आप बेफ़िक्र कभी मत होइएगा। लॉस बैड डेब्ट्स का हम तभी दिखा सकते हैं या वही दिखा सकते हैं जिसका हमारा ट्रेड रिलेशन की वजह से अराइज़। ऑलराइट? 7th नंबर, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। बहुत लोग क्या करते हैं, प्रोविज़न बना के चलते हैं। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेब्ट्स। यानी बहुत लोग क्या करते हैं, एक अनुमान लगा के चलते हैं कि यार मैं 10 लाख रुपए लोगों से माँग रहा हूँ, मेरे टोटल अकाउंट रिसीवेबल की टोटल कितनी है? 10 लाख है, तो मेरे तो नॉर्मली पैसा डूबता ही है, तो मेरा 10% पैसा तो रिकवर होता ही नहीं है किसी भी हालत में। तो इसका मतलब आप मन में एक मानस बना के चल रहे हो 10 में से 1 लाख आपका नहीं आने वाला। तो आप इस केस में क्या करते हो, अकाउंट रिसीवेबल में से देखिए ऊपर वाली एंट्री को ध्यान से देखिए, आपने बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू एआर किया। इस केस में जब आप प्रोविज़न बना के चलते हो तो आप अपनी एसेट को डायरेक्टली कम नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, आप बैड डेब्ट्स को अनुमान तो लगा देते हैं कि मेरा 1 लाख रुपए से ये बैड डेब्ट्स हो सकता है, और उसके लिए आप पीबीडी बना देते हो, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। और ये 1 लाख रुपए से आपने डेटर को या अकाउंट रिसीवेबल को डायरेक्टली माइनस नहीं करके पीबीडी बना दिया। अब ये पीबीडी कहाँ दिखेगा? ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में खड़ा हो जाएगा। और वो बैड डेब्ट्स कहाँ दिखेगा? वो आपका पी&एल में ही चला जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ये एंट्री भी बहुत लोग करते हैं। जहाँ पर वो क्या करते हैं, बैलेंस शीट में अपनी अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू में से माइनस नहीं करते हैं। माना कि उस वक़्त आपकी बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल 10 लाख से आ रहे हैं। आपने एक अनुमान लगाया कि 10 में से 1 लाख तो मेरा क्या होने वाला है? डूबने वाला है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट माइनस नहीं करेंगे, आप इस तरफ लिख देंगे पीबीडी, और 1 लाख रुपए से आप इधर लायबिलिटी साइड में खड़ा कर देंगे, करंट लायबिलिटी, प्रोविज़न को। लेकिन आप सबको मैं ये बता दूँ कि प्रोविज़न बनाने की प्रैक्टिस है अगर आपकी, तो अच्छी बात है, कर सकते हो ऐसा आप अपने अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट। लेकिन वो जब तक कि डिक्लेयर नहीं हो जाते हैं बैड डेब्ट्स, वो आप अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में अलाउड में नहीं आता है। जैसे पीबीडी को आप यहाँ नहीं दिखा सकते। तो आपने यहाँ पर जाके 1 लाख बैड डेब्ट्स में तो जोड़ दिया, चलो, ये पीबीडी आपने लायबिलिटी में खड़ा कर दिया, ठीक है? ये एंट्री आपने यहाँ पर पास कर दी। लेकिन जब तक कंफर्म नहीं है, तब तक आप उसे अपना एक्सपेंस नहीं दिखा सकते। यानी प्रोविज़न को, अगर आपको इनकम टैक्स के नियम पता है, तो प्रोविज़न्स को कभी भी हम अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस की तरह नहीं दिखा सकते हैं, वो अलाउड नहीं है, डिसअलाउड है। ध्यान देना। तो जो हम अपनी रेगुलर बुक कीपिंग कर रहे हैं और जो हमारी रेगुलर प्रैक्टिसेज़ हैं, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, हमेशा ध्यान देना फाइनलाइज़ेशन के वक़्त ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। कि यहाँ पर कोई प्रोविजंस तो नहीं आ रहे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अगर है तो उनको यहाँ से हटाओ, उनको वापस से प्रॉफिट में ऐड बैक करो, और वो जो प्रॉफिट पर जो आपका निकल कर आएगा उस पे आपका इनकम टैक्स बनेगा। इनकम टैक्स हमेशा डिसअलाउ करता है किसको? प्रोविजंस को। प्रोविजंस सिर्फ एस्टिमेशंस हैं, आपके लगाए गए एस्टिमेशंस, वो तय नहीं है, अभी डिसाइडेड नहीं है कि होना ही होना है। अभी आप पूर्वानुमान कर रहे हो। समझ रहे हो? तो ये एंट्री आप नॉर्मली प्रोविज़न जब बनाते हो तब अपनी बुक्स में करते हो। आगे बढ़ते हैं। कई बार ये भी होता है कि जिनसे आपको नुकसान हुआ है वो आगे जाके आपको रिकवरी दे दे, रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स। वो पैसा आपका जो डूबा हुआ था, आप मान चुके थे कि ये पैसा आपका क्या हो गया? डूब चुका था प्रीवियसली रिटन ऑफ।
जिसे आपने पहले बेड डेप्स डिक्लेयर कर दिया था। जैसे देखिए ऊपर वाली एक एंट्री है, बेड डेप्स अकाउंट डेबिट टू एआर 5000। तो बंदे के पास आप गए होंगे, उसने बोला कि मेरे पास तो है ही नहीं, अब मैं नहीं दे सकता, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। आपने उसके अकाउंट को जीरो कर दिया और बेड डेप्स में डाल दिया। आगे जाके वो साल भर बाद आपके पास आया और आपको बोला कि ये मेरे पास अब आ चुके हैं, ये लीजिए। ऐसे तो लोग आजकल कम बचे, बट हाँ, ऐसा हो सकता है। तो जब कोई प्रीवियसली बेड डेप्स आपका अब अराइज हो जाए, तो आप उस केस में क्या एंट्री करते हो? उस केस में आप कैश या बैंक, अब देखिए एक चीज आप समझिएगा, आपने उसको जब बेड डेप्स में ट्रांसफर किया तो आपने उसका अकाउंट वैसे ही क्या कर दिया? जीरो कर दिया। अब दोबारा आप उसका अकाउंट नहीं खोलने वाले। आपको वो पैसा मिला तो आप कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और टू बीडीआर करेंगे। बीडीआर क्या होता है? बैड डेब्ट्स रिकवर। ये आपकी एक इनडायरेक्ट इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा, ये इनकम मानी जाएगी और इस पे आपको बकायदा इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनेगी। तो ये जो बीडीआर है ना, ये आपकी पीएनएल में दिखेगी अब इनकम साइड में। किधर? इनकम साइड में, पीएनएल की इनकम में जाके ये जुड़ जाएगी, प्रीवियसली बैड डेब्ट्स जो अब रिकवर हुआ। और आपका बैलेंस शीट में कैश या बैंक बैलेंस करंट असेट में जाके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो इसका जो प्रभाव है वो कहाँ कहाँ पड़ेगा? बैलेंस शीट में ये बैंक बैलेंस में जाके ये 5000 यहाँ जुड़ जाएंगे और पीएनएल में ये बीडीआर अब बाई साइड में नजर आएगी आपको, बीडीआर। अब बड़े खुशकिस्मत होंगे अगर आपको ऐसा कोई पीएनएल देखने को मिले जिसमें बैड डेब्ट्स रिकवर इनकम देखने को मिल रही है आज के जमाने में। किताबों तक ठीक है, प्रैक्टिकली ये थोड़ा मुमकिन कम होता हुआ दिखता है, लेकिन अगर दिख रही है तो बहुत ही एक्सक्लूसिव पीएनएल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीएनएल है, अच्छा पीएनएल है। फोटो खींच के जरूर रख लेना कि यार इस बंदे को क्या हुआ, डूबा हुआ पैसा वापस मिल रहा है। ऑलराइट, नंबर 9, शॉर्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट या शॉर्ट पेमेंट रिसीव। देखिए जरूरी नहीं कि हमने जिसको कस्टमर को जो पैसा माल बेचा या कुछ सेल किया वो पूरा पूरा पैसा एक साथ दे। कई बार वो क्या करता है, कई बार वो पार्ट पेमेंट करता है, ध्यान देना। तो मान लो मैं किसी पार्टी से 1 लाख रुपए मांग रहा था, उसने मुझे 60,000 रुपए दिए अभी उस बिल के अगेंस्ट में, तो मैं 60,000 से एंट्री रिकॉर्ड करूंगा, सीधी सी बात है, और उसका अकाउंट 60,000 से क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। तो एक में से 60 माइनस हो जाएंगे, अभी भी पेंडिंग रहेंगे 40,000। तो इसको आप ऐसा कभी मत समझिएगा कि 1 लाख मांग रहे थे और 60,000 दिए तो आप माथा पकड़ के बैठ गए, साहब क्या हो गया, पैसा डूब गया। अरे भैया, वो धीरे धीरे टुकड़ों में भी तो पेमेंट कर सकती है पार्टी। बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं तो एक साथ देवे जरूर थोड़ी है। तो पार्ट पेमेंट भी दे सकती है, शॉर्ट पेमेंट भी दे सकती है। तो उस केस में आपको क्या करना है, सिर्फ बैलेंस शीट में उसके अकाउंट में से वो अमाउंट माइनस कर देना, और दूसरी तरफ बैलेंस शीट में आपको कैश या बैंक में जाके करंट असेट में वो अमाउंट ऐड कर देना। तो ये भी एग्जांपल है, एक असेट कम हो रही, दूसरी बढ़ रही है, उसका अकाउंट पूरा पूरा जीरो नहीं होने वाला। जैसे यहाँ पर किसी अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट 1 लाख से दिख रहा है, आपने 60,000 माइनस कर दिया तो अभी भी बैलेंस शीट में खड़ा रहेगा कितने से? 40,000 से। तो ये पार्ट पेमेंट की एंट्री होती है या शॉर्ट पेमेंट की एंट्री होती है, उसका अकाउंट जीरो नहीं होगा, उस केस में उसका अकाउंट अभी भी पेंडिंग रहेगा। और ये एंट्री हमेशा बिल रेफरेंस में अगेंस्ट रेफरेंस लेनी है आपको, बिल किसी बिल के अगेंस्ट में पैसा आया। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं डिस्कस करूंगा। जैसे मान लो कोई इनवॉइस नंबर है, बिल नंबर है 101, और मान लो उस वो बिल का वैल्यू था 5 लाख। अब पार्ट पेमेंट जो हुआ वो 2 लाख का हुआ, मतलब सामने वाली पार्टी ने आपको 2 लाख दिए। तो आपको ये ध्यान देना है, जब पार्ट पेमेंट हुआ तो आपको अगेंस्ट रेफरेंस इसी बिल के अगेंस्ट लेना है, ताकि इस बिल की 5 लाख में से 2 लाख की वैल्यू माइनस हो जाए और इस बिल का आउटस्टैंडिंग फिगर कितना नजर आए? 3 लाख, जो कि आप DSOR टैली के अंदर आप रिसीवेबल की रिपोर्ट में जाएं तो वो बिल सिर्फ 3 लाख से दिखे आउटस्टैंडिंग में, पूरा 5 लाख से नहीं दिखे। एक सवाल और आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट, कि किसी पार्टी के साथ 10 बिल पेंडिंग चल रहे हैं आपके, मतलब 10 बार आपने सेल किया, 10 डिफरेंट डिफरेंट बिल है, 10 बिल की जॉइंट वैल्यू 10 लाख है। कोई बिल 50,000 का, कोई 70 का, कोई 2 लाख का, कोई 1.5 लाख का, ऐसे।
अब उस पार्टी ने 10 बिल का 10 लाख रुपए वैल्यू बन रहा है, उसने 5 लाख रुपए का अमाउंट दिया आपको। अब ये नहीं बताया कि ये कौन से बिल के अगेंस्ट में दिया। तो आपको जो एडजस्टमेंट करना है, वो हमेशा ड्यू डेट के आधार पे एडजस्टमेंट करना है। यानी जो बिल पहले बना उसका एडजस्टमेंट पहले करो, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, जब तक वो 5 लाख पूरे एडजस्ट नहीं हो जाए, उन बिलों के अगेंस्ट में एडजस्ट करो। लेटर ऑन जो बिल है वो पेंडिंग रखो आप। तो ये जो मल्टीपल इनवॉइसेस जब हम किसी पार्टी के साथ बनाते हैं और वो पार्टी आपको उसकी कंसोलिडेटेड वैल्यू में पार्ट पेमेंट करती है, तो आपको खुद को ये तय करना है कि सीक्वेंस वाइज आपको उसके एडजस्टमेंट दिखाने हैं अपनी बुक्स में। प्रैक्टिकल पार्ट वापस बता रहा हूं मैं आपको, ये जो पूरे कॉन्सेप्ट्स में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में, इन सारे कॉन्सेप्ट्स के प्रैक्टिकल पार्ट आपको एआर और एपी कोर्स में मिलेंगे। तो आपको कोर्स परचेज करना पड़ेगा। सिंगल वीडियो से हम सब कुछ नहीं डिसाइड कर सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए आप प्रैक्टिकल कोर्स परचेज करिए, ताकि आपको ज़्यादा इसके लॉजिक्स और प्रैक्टिकल पार्ट समझना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो 10वीं एंट्री है यहाँ पर, उसमें बात करते हैं। ये शॉर्ट पेमेंट की बात हो गई। अब मैं बता रहा हूं कि सोचिए जीएसटी इंक्लूडिंग सेल है। जैसे अब आज के जमाने में तो ज्यादातर रजिस्टर्ड पार्टी सेल करती है, तो जीएसटी ले रही है। तो अब मैं देखिए यहाँ पर जीएसटी की एंट्री कैसे करेंगे। जीएसटी की एंट्री करने के लिए आपको एआर को डेबिट करना है। जैसे मान लो 1,18,000 से डेबिट किया मैंने किसी पार्टी को, टू सेल, मान लो टैक्सेबल वैल्यू से आपने सेल को क्रेडिट कर दिया, 1 लाख रुपए की सेल की। और टू यहाँ पर आप आउटपुट सीजीएसटी, एचजीएसटी या आईजीएसटी यूज करते हैं। वो प्लेस ऑफ सप्लाई के आधार पर तय होता है। तो मैंने सिर्फ यहाँ जीएसटी वर्ड यूज कर रहा हूँ। 18,000 रुपए यहाँ पर आपका जीएसटी हो जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट देखिए आप कहाँ जाएगा। ये 1,18,000 आपकी बैलेंस शीट में करंट असेट में जाके ऐड हो जाएंगे, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जाके 1,18,000 आ जाते हैं। ये 1 लाख रुपए आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में, आपकी टर्नओवर में, यानी इनकम में जाके क्या हो जाना है, ऐड हो जाना है। तो ये जो सेल है वो मेरे को 1 लाख रुपए से यहाँ दिखेगी इस जगह। और ये जो आपने अतिरिक्त 18,000 रुपए लिए हैं, ये आपकी बैलेंस शीट में सीएल में, करंट लाइबिलिटी में जाके ऐड हो जाएगी। तो ये जीएसटी आपकी लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी है। ये यहाँ पर आपको, ये आपका आउटपुट जीएसटी यहाँ पर जाके 18,000 रुपए ऐड हो जाएगा। तो ये ध्यान देना, जो आप एक्सेस पैसा ले रहे हो टैक्स का, दैट इज नॉट योर, वो गवर्नमेंट का पैसा है, वो आपकी लाइबिलिटी, जब तक आप उसको पे नहीं कर देते। ड्यूटीज एंड टैक्सेस या करंट लाइबिलिटी में आपको ये दिखेगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में 18,000। तो आप देखिए इस पूरी एंट्री का प्रभाव देखिए। 1,18,000 से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ, 18,000 से जीएसटी, आउटपुट जीएसटी यहाँ पर आपका लाइबिलिटी साइड में दिखा, प्लस हुआ लाइबिलिटी में, और 1 लाख से आपका टर्नओवर यहाँ पर ऐड हुआ। 3 इफेक्ट डाले, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड एंट्री 3 लेजर आ रहे हैं, तो 3 जगह प्रभाव डाल रही है। उसी तरह से अगर आप जैसे एल्कोहलिक लीकर के सप्लायर हैं, या पेट्रोलियम क्रूड वगैरह के सप्लायर हैं, जिनके ऊपर जीएसटी तो नहीं लगता, वेट या सीएसटी लगता है, तो उस केस में आप एंट्री कैसे करेंगे। जैसे मैं वेट की एंट्री या सीएसटी की एंट्री बताता हूं आपको, वैल्यू एडेड टैक्स या सेंट्रल सेल्स टैक्स, ठीक है, विथ सेल। नॉन जीएसटी आर्टिकल अगर आप सेल करते हैं, तो उस केस में आप एंट्री कैसे करेंगे। एआर अकाउंट डेबिट, जैसे मान लो मैं यहाँ पर एग्जांपल सेम ले रहा हूँ, 1,18,000 तो मेरा वो पेट्रोल या डीजल का सेल हो गया 1 लाख, और मान लो यहाँ पर मेरा वेट या मेरा सीएसटी हो गया। देखिए अगर स्टेट के अंदर बेच रहे हो तो वेट लगेगा, स्टेट के बाहर बेच रहे हो तो सीएसटी लगेगा। तो मान लो ये आपका वेट या सीएसटी हो गया। अब समझिए ये सेम टू सेम ट्रीटमेंट होने वाला आपका। एआर आपका बैलेंस शीट में करंट असेट में जाके ऐड हो जाएगा 1,18,000 से। सेल्स आपका ट्रेडिंग अकाउंट में इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनकम में जाके, यानी इनकम में जाके आपका ऐड हो जाएगा 1 लाख से। और वेट और सीएसटी आपकी करंट लाइबिलिटी है, जो कि बैलेंस शीट में सीएल में जाके ऐड हो जाएगी करंट लाइबिलिटी। सेम टू सेम वैसे ही जैसे जीएसटी, यहाँ पर अगर वेट है तो वेट आ जाएगा, और 18,000 आपकी आउटपुट में यहाँ पर नजर आएगा। अकाउंटिंग सेम टू सेम होती है, बस कंप्लायंस के दृष्टिकोण से थोड़ा सा जीएसटी और वेट या सीएसटी का मामला अलग हो जाता है। सीएसटी में फॉर्म्स चलते हैं, सी फॉर्म्स वगैरह, ठीक है। तो ये थोड़ा जो नॉन जीएसटी कमोडिटीज हैं, अल्कोहलिक लीकर, शराब के व्यापारी हैं या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के व्यापारी हैं, तो फिर आपकी कंप्लायंसेस में जीएसटी की बजाय क्या होता है,
वेट और सीएसटी होता है, बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम रहता है। तो उस केस में आप ये इसको इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। अगेन दिस इज योर लायबिलिटी। जब तक आप नहीं चुकाओगे, आपकी बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में खड़ा मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें अब आगे जाके आप क्या करोगे, या तो ये जीएसटी या ये वेट या ये सीएसटी का आप क्या करोगे, सरकार को पेमेंट करोगे, पेमेंट टू गवर्नमेंट। जब भी चालान बना के इसका पेमेंट करोगे, जो भी नॉर्म्स होगा, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, तब आप ये जो आप अकाउंट है, इनको आप डेबिट मार दोगे। अच्छा, इसमें भी देखिए, इसमें वापस लॉजिक आ जाता है, इनपुट, आउटपुट, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, कई सारी प्रक्रियाएँ होती हैं। तो वो फिर हमारा एक कोर्स है जीएसटी पोर्टल वर्सेस बुक्स का, उसमें आपको बहुत ही प्रैक्टिकली कंप्लायंस की जो अकाउंटिंग है पोर्टल के साथ मैच करते हुए वो पढ़ाई गई है, तो वो आप परचेज़ कर सकते हैं। बट अभी मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ। जीएसटी, वेट, सीएसटी अकाउंट आपके डेबिट हो जाएँगे, जितनी भी वैल्यू के हैं। मान लो ये 18,000 के, तो 18,000 से डेबिट हो जाएँगे, और आपने चालान बनाया होगा कैश या बैंक अकाउंट आपका यहाँ पर क्रेडिट हो जाना है 18,000 से। ये एंट्री चालान की एंट्री होती है, पेमेंट में करते हो आप। इससे क्या होगा, इससे आपका ये जो बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में दिख रहा था, वहाँ से ये माइनस हो जाएगा, ठीक है? यानी ज़ीरो हो जाएगा। और बैंक अकाउंट भी आपका बैलेंस शीट में करंट असेट में था, उसमें से ये अमाउंट आपका माइनस हो जाएगा। यानी एक तरफ एक लायबिलिटी रिवर्स हो रही है, माइनस हो रही है, एक तरफ एक असेट माइनस हो रही है। करंट लायबिलिटी भी कम हुई, करंट असेट भी कम हुई। इम्पैक्ट जो है वो आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलेंगे। बैंक में से ये बैलेंस कम हो जाएगा 18,000 रुपए यहाँ पर, और यहाँ पर ये लायबिलिटी वापस से 18,000 से रिवर्स होते हुए ज़ीरो हो जाएगी। लायबिलिटी खड़ी कर ही नहीं सकते हम। टैक्स का पैसा हम रोक के नहीं बैठ सकते। वो तो हमें इमीडिएट इफेक्ट से क्या करना है, चुकाना है। सबसे प्रेफ़रेंशियल लायबिलिटी है आपकी, जिसे आपको पे करना होता है। सो ये कुछ ट्रांज़ैक्शंस थे, जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड होते हैं, और इनके परफेक्ट इफ़ेक्ट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे पड़ते हैं, आज की वीडियो में आपको मैंने बताया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करिए चैनल को, और प्रैक्टिकल कोर्सेज़ के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, और अपने मनपसंदा कोर्स परचेज़ करिए। थैंक यू सो मच। नोटिफ़िकेशन आपके पास आते रहें, उसके लिए बेल आइकन को क्लिक करिए, ताकि आपको सारे नोटिफ़िकेशन समय पे मिलते रहें, नए-नए वीडियो आपको टाइमली मिलते रहें। धन्यवाद।